गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो आज की महिलाएं आजकल जितने स्वतंत्र हैं, पहले ऐसी महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदी से थी, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। इसके अलावा उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। उनके ऊपर कुछ प्रथाएं जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही थी, इस तरह की प्रथाएं उन पर लागू थी, जिनमें सती प्रथा एक प्रथा थी। और सती प्रथा में क्या होता था कि यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उस पति की चिता के साथ ही जिंदा जलाया जाता था। यदि किसी कारणवश वो बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो उसको भी अंदर धकेल दिया जाता था, या लाठी डंडे लेकर के लोग खड़े होते थे और चिता में वापस धकेल देते थे। इसके अलावा वो उन्हें चिता की लकड़ी से बांध भी देते ताकि वो भाग न पाए। ठीक है। स्त्री जिसका पति मर जाता था वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, और चाहे किसी भी धर्म का पुरुष क्यों ना हो, वो पुरुष जो है कितने ही विवाह कर सकता था, कितने ही पत्नी रख सकता था, लेकिन स्त्री को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी, जिसका पति मर जाता था। तो विधवा जो महिलाएं थी इस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो पीड़ित थी, उनकी दशा बहुत खराब थी। और उन दशाओं को सुधारने के लिए कुछ समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस ओर ध्यान दिया। वो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने महिलाओं के सुधारवादी कार्य किए, महिलाओं के हित में, महिलाओं के पक्ष में सुधारवादी कार्य किए थे। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और भी थी, जो कुछ निचली जाति के लोग थे उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार किया जाता था, वो भी उनके लिए भी आंदोलन चलाए गए थे। वो इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब सुधार के लिए कार्य करने की बात यदि आती है तो शुरुआत उसकी ऐसी होती है, जब पत्र पत्रिका, न्यूज़पेपर, अखबारों का चलन हुआ तो लोगों ने अपनी बातों को जो है अखबार, न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, जिससे कि लोगों के अंदर विचारधाराएं पैदा हुई कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के दशा को सुधारने के लिए सुधारवादी कार्य होने चाहिए। इनमें एक नाम था राजा राम मोहन राय, जिन्होंने जो इंग्लिश एजुकेशन हासिल कर आए थे, उन्हें इंग्लिश, पर्शियन, यूरोपियन और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, यानी अपनी इंडियन भाषा को भी अच्छे प्रकार से जानते थे, उसका अच्छे प्रकार से ज्ञान रखते थे। उन्होंने इस ओर ध्यान देना शुरू किया कि हमारे देश में जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है उनको बदल कर नई सोच को हमें आगे लेकर चलना है, और इसके लिए हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। महिलाओं की, विधवाओं की यदि बात करने लगे, उनकी सती प्रथा संबंधी उन्होंने जो है विचार उठाए थे, और जो उन्होंने आंदोलन चलाए, क्योंकि विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात पर ध्यान दिया और 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ठीक है। और वो जो अपनी बातें कहते थे, वो प्राचीन ग्रंथों जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, उन ग्रंथों का सहारा लेते थे कि किसी भी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं है कि किसी की पत्नी का पति यदि मर जाता है तो उसकी पत्नी को चिता के साथ ही जल जाना है या जल जाना चाहिए, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। और उनकी इसी बात का समर्थन करते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जो थे, वो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं है कि किसी विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता। और जब उन्होंने इस चीज़ का आंदोलन चलाया तो ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर एक कानून बनाया 1856 में कि विधवाओं को भी दोबारा विवाह करने की इजाज़त है, ये कानून बन गया। ठीक है। उसके अलावा दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने भी इस चीज़ को समर्थन किया कि विधवा पुनर्विवाह में कोई बुरी बात नहीं है और विधवाओं को फिर से शादी कर सकती है। और साउथ की तरफ बात करने लगे, साउथ प्रेसिडेंसी में तो वीर सावरकर थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया। ठीक है। ये लोग चाहते थे कि ये ऐसे समाज सुधार थे जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सुधारवादी कार्य के, महिलाओं के हित में सुधारवादी कार्य किए। ठीक है। लेकिन उन्हें बाद में लगने लगा इन लोगों को कि हम जो सुधारवादी कार्य कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। और दूसरा, होना क्या चाहिए कि महिलाएं जो है अपने हक की लड़ाई यदि खुद लड़ सके तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब तक उन्हें अपने अधिकारों को पता नहीं होगा तो ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो उन्होंने इसके लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए ताकि लड़कियां पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें और अपने अधिकारों को समझ सके, अपने अधिकारों को पहचान सके। इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए, और बम्बई के जो समाज सुधारकों ने भी स्कूल कॉलेज ऐसे खुलवाए थे ताकि लड़कियां जो है स्कूल जा सकें। लेकिन लोग अंदर फिर भी ये धारणा थी कि मैं लड़कियां अगर स्कूल घरों से बाहर निकलेंगी
तो वो अपने घर के जो रोजमर्रा के काम काज है उनको नहीं कर पाएंगी। दूसरा, उन्हें वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना लेंगी, घरों से बाहर निकल जाएंगे और घर पर वापस नहीं आ पाएंगी। और जिन गली मोहल्लों से, जिन रास्ते से, सार्वजनिक स्थानों से वो गुजरेंगी, वहाँ पर उनके साथ कुछ भी अभद्र हो सकता है, व्यवहार दोष हो सकता है या उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इस डर के कारण कुछ लोगों ने लड़कियों को स्कूल भेजने की परमिशन नहीं दी। लेकिन कुछ उनमें से भी कुछ ऐसे उदारवादी पिता थे, माता पिता थे, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया और अपने घर में ही उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की। टीचर्स जो है घर पर ही लगा दिए। लेकिन ऐसे भी जो महिलाएं थी जिनने बेचारे बिना किसी मदद की सहायता के अपने घर पर खुद अपने संघर्ष से उन्होंने पढ़ाई एजुकेशन हासिल की। उनमें एक नाम है राष्ट्रसूत देवी, जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे, कि उन्होंने अपने घर में ही टिमटिमाते दिए में रात भर जो है दिन भर सारा काम करने के बाद रात को पढ़ाई करती थी और उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी और महिलाओं की कंडीशन के ऊपर लिखना शुरू किया है। इसके अलावा कुछ मुस्लिम समुदाय में जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती हैं, अमीर जो महिलाएं होती हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी इस चीज़ पर जोर दिया कि महिलाएं भी अगर अरबी फारसी सीखें तो वो कुरान को पढ़ना सीखे, कुरान पढ़े, इसके लिए व्यवस्था की है और उनके लिए टीचर्स जो है घर पर ही लगाई गई थी। मुमताज़ अली उनमें से एक थी जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि मुस्लिम जो महिलाएं वो पढ़ाई हासिल करें, ठीक है। और इसके लिए जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने बच्चों की ऐसी लड़कियों के लिए जो है स्कूल कॉलेज खुलवाए। इनमें एक नाम था बेगम रुकैया शेखावत, जिन्होंने भी स्कूल खुलवाए ताकि लड़कियां जो है स्कूल जा सके। दूसरा, वो ये मानती थी कि चाहे वो किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, महिलाओं की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, उन्हें हमेशा पिछले पायदान पर ही रखा जाता है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि ये आंदोलन जो महिलाओं का ये बहुत विकराल रूप धारण करने से चार तरफ जो है महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लेने लगी, शिक्षा हासिल करने लगी और 1880 के दशक तक आते आते महिलाएं जो थी अब यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। वो टीचर्स बन रही थी, डॉक्टर्स बन रही थी, कलेक्टर बन रही थी, इलेक्शंस में भाग ले रही थी, जो इलेक्शन लड़ रही थी। इसके लिए उन्होंने जो है आंदोलन शुरू किए थे। महिलाओं ने महिलाओं की कंडीशन पर लिखना शुरू कर दिया था कि उनकी जो हालात है, जो दशा है, उन्हें सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ किया था। उनमें एक नाम था ताराबाई शिंदे का, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी थी और स्त्री पुरुष की तुलना करते हुए इससे सवाल किया था समाज से कि स्त्री पुरुष से किस बात में कम है। उसकी तुलना यदि की जाए तो क्या स्त्री पुरुष के बराबर नहीं हो सकती। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की। और एक नाम था पंडिता रमाबाई का, जिन्होंने संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी। उन्होंने भी यही कहा था कि हिंदू धर्म में जो सबसे ऊंची जाति मानी जाती है उसमें महिलाओं की कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। इसके बाद जब आंदोलन शुरू हो गए, चर्चाएं शुरू हो गई, पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर में, अखबार में जिक्र किया जाने लगा, तो चारों तरफ इस चीज़ की चर्चा जो होने लगी और लोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में या खुद महिलाएं भी अपने आंदोलन, अपने हक के लिए लड़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी कुछ इनका साथ दिया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने उनकी बात को जायज माना, सही माना कि आप सही कह रही हैं आप, और अगर स्वतंत्रता हासिल हमारा देश करेगा तो उसमें महिलाओं को जो है वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें महिलाओं का योगदान भी जरूरी है। इसलिए पहले आप हमारे साथ इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। देखिए, ये तो महिलाओं की कंडीशन थी। कुछ ऐसे समुदाय भी था जो समाज में सबसे निचले पायदान का माना जाता है, निचली जाति मानी जाती थी। जो समाज में 4 वर्ग में बांटा हुआ था, सबसे ऊपर से ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र। शूद्र में वो लोग आते थे जो कुम्हार, काश्तकार, मूर्तिकार, मजदूर वर्ग, श्रमिक या और दूसरे जो लोग हैं जो मजदूर मेहनत मजदूर काम करते थे, वो लोग आते थे। और उनके बाद एक वर्ग आता था जो साफ सफाई का नगर में साफ सफाई का कार्य करता था, वो अति शुद्ध माना जाता था, जिन्हें अछूत माना जाता था। जिन्हें मंदिरों में, जलाशय में पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में एंट्री करने की भी परमिशन नहीं थी, और उनको छू लेने से ही वो जो है लोग जो है पवित्र हो जाते थे, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे समुदाय के लिए भी जो कि बात की जाने लगी कि उन्होंने भी अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। और इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय भी इसके पक्ष में थे
कि जातीय उन्मूलन होना चाहिए, इसे खत्म किया जाना चाहिए। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो थी वो गैर दलित लोगों ने शुरू की थी, जो सवर्ण जाति के लोग थे, उस जाति के लोग थे, उनमें ही इस चीज़ को उठाया कि जाति जो है व्यवस्था ये खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए जो है मुंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया और प्रार्थना सभा जो एक गठन संस्था थी जो ये दिखाने की कोशिश करती थी सभी मनुष्य जो है समान है, बराबर है। और उन्होंने जो एक भक्ति संस्था थी और वो अध्यात्म जो लेती थी जिसमें सभी ईश्वर की भक्ति करने के लिए सभी ईश्वर की शरण में आ सकते हैं। और उन्होंने इसके लिए ऐसे कार्य किए जिससे ये मैसेज लोगों के अंदर जाए कि ये लोग अछूत नहीं है, कुछ इन्हें से कुछ नहीं होता। इसलिए उनसे गले मिलते थे, साथ में बैठते थे, यहाँ तक कि उनसे खाना भी बनवाते थे ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि सभी लोग जो है समान है। तो ये तो वो लोग थे जो ऊंची जाति के लोग मानते थे, इन्होंने आंदोलन चलाया था। और उसी दौरान में एक घटनाक्रम हुआ था कि शहरों में जो है जो नौकरियां निकल रही थी जिनमें मजदूर वर्ग, कुली, पालकी उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बिल्डिंग्स बन रही थी, नालियाँ बन रही थी, सफाई के कार्य थे। तो उसके लिए जो तो मजदूरों की लोगों की आवश्यकता थी। तो गाँव से वही लोग जो थे सीधे शहर की तरफ जाना शुरू हो गए। और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे देशों में भी जा रहे थे, जिनमें त्रिनिदाद, इंडोनेशिया और जो दूसरे कंट्री थे मॉरिशस भी ये लोग बाहर जा रहे थे प्लांटेशन के कार्य के लिए। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे, हालांकि वहाँ पर इस बात को काम को करने में उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु उन्हें गांव के जीवन में जिल्लत वाला जीवन था, अपमानित जीवन था, जहाँ सवर्ण और जमींदार लोग उनके साथ अपमान किया करते थे, उस जीवन से बेहतर उन्हें जीवन ये लग रहा था, जिस कारण से वो लोग गाँव से शहर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान सेना में भी भर्ती हो रहे थे लोग, जिनमें निचली जाति के, निम्न जाति के लोग भी थे, वो भर्ती हो रहे थे। तो महाराष्ट्र में महार निम्न जाति मानी जाती थी, उस जाति के लोग जो आर्मी में भर्ती हो रहे थे, तो एक महार रेजिमेंट को नाम दिया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो पिता थे वो भी आर्मी स्कूल में टीचर थे, महार जाति से वो संबंध रखते थे और वो एक टीचर थे। उसके बाद फिर समाज में निचली जाति के लोगों ने समानता के लिए जो है डिमांड करना शुरू कर दिया। वो लोग जो एजुकेशन हासिल कर चुके थे, जिन पर पैसा धन आ चुका था, जो रसूख हासिल उन्होंने किया था, वो लोग इस आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्होंने समाज में समान अधिकार पाने के लिए ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, उनमें सबसे पहले नाम था मध्य भारत से जो हुए थे वो घासीदास, ठीक है, और ईस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर और केरला में श्री नारायण गुरु जो थे, इन्होंने जाति समुदाय को ऊंचा उठाने की कोशिश की थी। और ये निचली जाति से बिलोंग करते थे। ये ऐसा आंदोलन था जिसमें जो गैर ब्राह्मण जाति के लोग थे यानी निचली जाति के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, उसी दौरान गुलामगिरी जो पुस्तक का जिक्र है इसमें ज्योतिराव फूले जिनका जन्म जो है 1827 में हुआ था और इन्होंने क्रिश्चियन स्कूल में एजुकेशन हासिल की थी। बाद में इन्होंने ब्राह्मणों के ये दावे को झूठा बताया कि ब्राह्मण जो अपने आप को आर्यन कहते हैं, ये तो बाहर से आए हुए दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को है जो है पराजित करके उन्हें नीचे दिखाने के लिए निचली जाति में निचले पायदान पर ढकेल दिया है। क्योंकि यहाँ से पहले जो लोग रहते थे मूल निवासी ही थे जो अपने खेतों में खेत जोतते थे, योद्धा थे और वो निष्पक्ष तरीके से न्याय करते थे, जबकि ब्राह्मणों ने आकर के यहाँ के लोगों को अपने वश में किया, उन्हें पराजित करके निचले पायदान पर ढकेल दिया। ये उनका ऐसा मानना था। उन्होंने 1873 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। और गुलामगिरी में जो है उस पुस्तक में जो निचले पायदान के लोग, नीच जाति के लोग थे, उनकी अवस्था के बारे में, दशा के बारे में लिखा गया था। इस चीज़ को जब इस पुस्तक को लिखा गया था उससे 10 साल पहले अमेरिका में सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध, और उस युद्ध में वो युद्ध जो था काले जो गुलाम थे अमेरिका के अंदर जो बाहर से लाए गए थे, उनकी ये लड़ाई थी। इस लड़ाई में वो खुद काले लोग भी शामिल थे और दूसरे और समाज सुधारक जो थे वो भी उनके संघर्ष में शामिल हुए थे। आखिरकार उनकी जीत हासिल हुई थी और उन्हें अपना अधिकार, अपना हक मिला था। यानी अब वो बराबर से जो थे अमेरिका में रहने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने उसके 10 साल बाद ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी और ये पुस्तक जो थी उन लोगों को समर्पित की गई थी, अमेरिका के काले गुलामों के लिए।
उन्होंने कहा था इस पुस्तक के माध्यम से कि उन दासों का जीवन, उन गुलामों का जीवन और यहाँ के नीची जाति का जीवन बिल्कुल एक सा ही है, तो इसलिए ये किताब मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। तो ये बात उन्होंने की थी, ठीक है। तो इस तरह के जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में ज्योतिराव फुले के बाद ऐसे भी लोग थे जैसे बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने उस समय को देखा था जब उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता था। उन्हें पढ़ने के लिए बाहर बरामदे में बैठने दिया जाता, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं थी, और समान बच्चों के साथ, उच्च जाति के बच्चों के साथ वो नहीं बैठ सकते थे। साथ ही वो जिस नल से ऊंची जाति के लोग पानी पीते थे, उस नल से पानी पीने की उन्हें इजाजत नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस अवस्था को बड़े अपने नज़दीक से देखा था, क्योंकि वो खुद भी महार जाति से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र के। इसलिए उन्होंने वहाँ जैसे जैसे पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्हें अमेरिका से फेलोशिप मिला, स्कॉलरशिप मिला, जिसके कारण उन्होंने बागी की पढ़ाई अमेरिका में की। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने 1919 में जाति व्यवस्था के ऊपर किताबें लिखी, और उसके बाद 1927 में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, जिसमें उच्च जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में असंख्य लोग जो थे वो मंदिरों में उन्होंने एंट्री की थी, और ये आंदोलन जो थे जब उन्होंने एंट्री की तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने वो इस कार्य से आग बबूला हो गए, और उन्होंने कहा कि ये लोग जो नीच जाति के लोग हैं, इन्होंने मंदिर के आसपास का जलाशय है उसके पानी को पी करके मंदिर में प्रवेश करके इसे अपवित्र कर दिया है। 1927 के बाद 1935 तक इन्होंने 3 ऐसे आंदोलन चलाए जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहलाए, मंदिर में प्रवेश करने के। वो इस आंदोलन के माध्यम से समाज को, जनता को, देश को दिखाना चाहते थे कि उनके लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है, ठीक है। इसी बात को एक आंदोलन और चलाया नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जो कि गैर ब्राह्मण आंदोलन था, जिसमें निचली जाति के लोग और लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, आगे लेके गए। इनमें एक नाम और था जिसका नाम था E.V. रामास्वामी नायकर, जो शुरुआत में उनका जीवन जो था वो सन्यासी जीवन था, और उन्होंने भी ज्योतिराव फुले की तरह ही आर्यंस को बाहर का बताया कि ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों को पराजित किया है। यहाँ के जो असली मूल निवासी है वो द्रविड़ है, जिसे निचली जाति के लोग दलित हैं। तो ये उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने किस तरह से यहाँ के लोगों को पराजित करके यहाँ पर अपनी सत्ता जो है वो काबिज की है। और इसमें उन्होंने जब वो बड़े हुए, जब इस आदमी अपने आंदोलन को चलाया, तो उन्होंने राष्ट्रीयवादी जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन कुछ समय बाद जब एक दावत का आयोजन किया गया था, तो उस समय उन्होंने देखा कि लोगों को जो सीट मिल रही थी बैठने के लिए, उसमें उनकी जाति के आधार पर उन्हें बैठने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आई थी। वहाँ पर जितने बैठने वाले लोग थे उनको उनकी जाति के आधार पर बैठने के लिए सीट मिली थी। जैसे कि जो ऊंची जाति के लोग थे उनको ऊंची जगह मिली थी, अच्छी जगह मिली थी, जबकि निचली जाति के लोगों के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, मतलब वो नीचे बैठना पड़ रहा था। इस बात से वो इतने दुखी हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़नी होगी। जो दलित लोग हैं उन्हें अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए उन्होंने इसको आंदोलन को नाम दिया था स्वाभिमान मूवमेंट। स्वाभिमान आंदोलन को उन्होंने चलाया, और जब ये आंदोलन चला रहे थे तो इसमें बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए, ठीक। साथ ही वो हिंदू धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनके भी बड़े कट्टर विरोधी थे, जिनमें रामायण, भगवद गीता और मनु रचित द्वारा मनुस्मृति, इन पुस्तकों के वे कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने इन धार्मिक पुस्तकों का इस्तेमाल नीची जाति के लोगों पर सत्ता हासिल करने के लिए किया, जिससे कि उन्हें वो गुलाम बनाए हुए हैं, ठीक है। खैर, जैसे ये आंदोलन जो था काफ़ी लंबा चला, तमाम तरह के जो गैर ब्राह्मण और निचली जाति दलित लोगों ने भी, ब्राह्मणों ने भी और दलित जाति के लोगों ने भी, सवर्ण लोग भी इस जाति उन्मूलन को, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाए। इस पर चर्चा चलनी शुरू हुई। लेकिन वो लोग जो रूढ़िवादी सोच के जो थे, जो जाति व्यवस्था को अच्छा मानते थे, जो जाति व्यवस्था को धार्मिक ग्रंथों पर आधारित व्यवस्था मानते थे, और उन्होंने आत्ममंथन किया, आत्मविचार किया और अपने खुद के संगठन बनाए, जो इस चाहते थे कि किसी प्रकार से जाति व्यवस्था पर, इस विचार पर आँच ना आए। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म सभा, हिंदू महासभा, हिंदू महामंडल ऐसे संगठन बनाए जो इस बात को कहना चाहते थे कि जाति व्यवस्था गलत नहीं है।
इस तरह की चर्चाएं जाति को खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए चर्चाएं चलती रही, उनके विरोध में भी चलते रहे। ये बहस जारी है, आज भी ये बहस चल रही है और इसमें जाति व्यवस्था के नाम पर अभी भी जो है अत्याचार हो रहे हैं, नीचे जाति के लोगों पर शोषण हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक भी चली आ रही है। ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। यदि इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं।